नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जन जन की बीजेपी में। एक राष्ट्र एक समान नागरिक संहिता, एकता, राष्ट्रीयता के सिद्धांतों के साथ जिस जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, उसी सोच और दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर बीजेपी 1980 में अस्तित्व में आई। भाषा को बदलने में बीजेपी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा का जो शंखनाद पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, वो आज पूरी तरह से चरितार्थ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बीजेपी का स्वर्णिम काल। उन्नीस 1980 में जब भाजपा का जन्म हुआ, इस दौरान कितने ही उतार चढ़ाव आए। हम तो वो दल है जिसने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद अपने दल को ही देश हित में आहूत करने पर हमने हिम्मत के साथ कदम उठाया। देश भर में बीजेपी का डंका। सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। आज कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। आज उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक भाजपा एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। प्राथमिक सदस्यता के मामले में नंबर 1 पार्टी। दो 2018 में जब मैं कार्यालय का लोकार्पण करने के लिए आया था, तो कहा था कि इस कार्यालय की आत्मा हमारा कार्यकर्ता है। आज जब हम इस कार्यालय का विस्तार कर रहे हैं, तो ये भी केवल एक भवन का विस्तार नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के सपनों का विस्तार है। 42 बीजेपी नेता हो चुके हैं मुख्यमंत्री पद पर आसीन। भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है। 1300 विधायकों वाली पार्टी है बीजेपी। हमें भाजपा को एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित करना है जिसके पास अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल के लक्ष्य निर्धारित है। 2014 में
पहली बार मिला स्पष्ट बहुमत। तीन सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी। आज भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा भारत के सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। बीजेपी के गठन की कहानी जनसंघ की स्थापना से शुरू हुई थी। लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास और सामाजिक स्तर पर समानता के उद्देश्य को पूरा करना इसका लक्ष्य था। देश के अलग अलग हिस्सों को एक सूत्र में बांधने और राष्ट्रीयता के अलग को जगाने में जनसंघ का योगदान अमूल्य है। कई उतार चढ़ाव के बाद जनसंघ से बीजेपी के उदय और इसकी स्थापना के साथ जो बातें कही गई थीं, वो आज सच साबित हो गई। जनसंघ से शुरू हुई कहानी। हमारा एक ही लक्ष्य है, भविष्य के आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करना। 21 अक्टूबर 1951। प्रमुख किरदार श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। आयताकार भगवा ध्वज, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं का बलिदान अगर कोई एक पार्टी ने दिया है तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। देश की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बीच भी जनसंघ ने राजनीतिक फायदे के लिए न तो कभी अपनी नीतियों के साथ समझौता किया और न ही अपनी रणनीति बदली।
देश की दलीय राजनीति में राष्ट्रवादियों द्वारा लोकतंत्र का उजाला राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता रहा और दलगत राजनीति का अखाड़े में दीपक की तरह दमकता रहा। जनसंघ की राजनीतिक सफलता। 1957 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। हालांकि सीटों के मामले में उसे 4 सीटें ही मिली, लेकिन उसका मतदान प्रतिशत 2 गुना हो गया। 1962 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पिछले नतीजों से बेहतर रहे और जनसंघ को 14 सीटों पर जीत हासिल हुई। जनसंघ लगातार अपनी जड़ों को मजबूत करता रहा और हर चुनाव में उसकी स्थितियां मजबूत होती जा रही थीं। 1967 का नतीजा जनसंघ के हक में आया और यूपी समेत मध्य प्रदेश और हरियाणा में हुए चुनाव में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। इतने सालों की अपनी यात्रा में एक संगठनात्मक पार्टी, एक राष्ट्रभक्त पार्टी, एक सुशासन देने वाली पार्टी की छवि बनाने में सफल रही। लोकसभा के चुनाव में भी इसका प्रदर्शन शानदार रहा और 35 सीटें इसकी झोली में आ गई। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता पार्टी में पहले विलय फिर फूट। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। इंदिरा निशाने पर लिया गया और चुनावी नतीजों के लिए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता पार्टी में फूट की शुरुआत हो गई। दोहरी सदस्यता को लेकर बवाल मचा और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को छोड़ने के बजाय जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। 1980 में जनता पार्टी टूट गई। भारतीय जनसंघ के एक गुट ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने और पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी होने का ठप्पा न लगे, इसके लिए बाकायदा सिकंदर बख्त को महासचिव बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। अपने उद्देश्यों के साथ बीजेपी लोगों तक पहुंचने लगी, लेकिन उसी दरमियान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हुई हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। सामाजिक और राजनीतिक ढांचा बिगड़ गया और कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा हुई। सहानुभूति की लहर के बीच चुनाव में जीत हासिल करना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं था। नतीजा भी इसी रूप में सामने आया। 2 सांसद वाली बीजेपी। 1980 में अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए पहले लोकसभा चुनाव का नतीजा संतोषजनक नहीं रहा। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने देश की राजनीतिक सामाजिक स्थितियों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए और इंदिरा गांधी की हत्या ने जनमानस में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की ऐसी लहर पैदा हुई जिसमें किसी भी पार्टी के लिए जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए राजीव गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और पहली बार चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी को 2 सीटें ही मिल पाईं। बीजेपी की राजनीतिक सफलता सीमित थी,
लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव के संकेत मिल गए थे। 1984 के चुनाव से राजनीति के मैदान में उतरी बीजेपी 2014 में प्रचंड बाधाओं को पार करते हुए इस मुकाम तक पहुंची है। 6 अप्रैल 1980 करके खड़ी कर दी। बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी। 1984 के चुनावी नतीजे ने बीजेपी को अपनी रणनीतिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को नए सिरे से तैयार करने का मौका दिया। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने। ये वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए बोफोर्स कांड गले की हड्डी बन गया था। 1987 में स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए लाखों डॉलर की दलाली चुकाई थी। राजीव गांधी के दोस्त माने जाने वाले व्यापारी ओक्तावियो क्वात्रोची ने इसमें बिचौलिए की भूमिका निभाई थी और इसमें उसे दलाली का अहम हिस्सा मिला था। ये राजीव गांधी की कांग्रेस के लिए पतन का कारण बना, तो वहीं बीजेपी के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। बोफोर्स कांड ने बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी का काम किया और 1989 के लोकसभा चुनाव में उसे 85 सीटें मिलीं। 1989 के चुनाव में बोफोर्स मुद्दा छाया रहा और बीजेपी ने उस वक्त सबके लिए न्याय और तुष्टीकरण की नीति से पूरी तरह परहेज करने का नारा दिया। आज भी बीजेपी उसी नीति और दृष्टिकोण को अपना रही है, उसे आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। टिकर की राजनीति के दिन लग गए। तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। ये तो स्वाभाविक है कि 1980 में 6 अप्रैल को स्थापित पार्टी आज सीधा संघर्ष करते हुए और 2 सांसदों के बाद 2014 में 283 सांसद आना, 2019 में 307 सांसद आना, ये कार्यकर्ताओं के बल पर हुआ है। और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है और जो संख्या है, आज पूरे विश्व में सबसे बड़े सदस्य संख्या वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी है। बोफोर्स दलाली कांड को उजागर कर विश्वनाथ प्रताप सिंह ईमानदार राजनेता की छवि बनाकर चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल कर प्रधानमंत्री बने। बीजेपी से इन्होंने ये कहकर समर्थन मांगा कि वो राम मंदिर विवाद का सर्वमान्य हल निकालेंगे, लेकिन वक्त के साथ वीपी सिंह ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। वीपी सिंह से निराश तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। बीजेपी का जनाधार बढ़ा और लालकृष्ण आडवाणी हिंदुत्व के प्रणेता के तौर पर स्वीकृत हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय पटल पर छा जाने की यह शुरुआत थी। राम रथ पर बीजेपी। देश में राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा था। 1989 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत में आई राजीव गांधी की कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी को बहुमत भी नहीं दिया। जनता दल बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व को बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बाहर से समर्थन देने का फैसला किया।
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बीजेपी से वायदा किया कि 4 महीने के भीतर वो राम मंदिर विवाद का शांतिपूर्ण हल निकाल लेंगे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। बीजेपी दबाव में थी और लालकृष्ण आडवाणी संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ लंदन जाने से पहले आगाह कर दिया था कि अगर जनता दल सरकार इस मामले में कोई रास्ता नहीं निकालती है तो अक्टूबर से अयोध्या में कार सेवा होनी तय है। कार सेवा को लेकर आडवाणी ने यह भी कहा था कि अगर इसमें कोई बाधा डाली गई तो देश सबसे बड़े जन आंदोलन का गवाह बनेगा। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार होकर निकले। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और राम रथ यात्रा से बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से बुरी तरह बौखलाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने आडवाणी के राजनीतिक कद को काफी बड़ा कर दिया। लालकृष्ण आडवाणी हिंदुत्व के पुरोधा बनकर उभरे। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी बन गई और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए वो सांप्रदायिक पार्टी बन गई। कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बने तो क्या यह अपराध है उनका? अगर वहां पर कोई ढांचा है जो कि आज से 54 साल पहले मस्जिद के रूप में प्रयोग होता था, 54 साल से किसी ने वहां पर नमाज नहीं पढ़ी, जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, तो उसके लिए भी हम लगातार सुझाव दे रहे हैं कि आज के जमाने में यह संभव है कि उस ढांचे को ज्यों का त्यों कहीं और रख लिया जाए और बड़े आदर के साथ, जिसको मेरे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसको उठा करके 5 किलोमीटर दूर रख देंगे, अपने पैसे से अच्छी मस्जिद बना करके देंगे। लेकिन जहां पर जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ, वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। जनाधार वाली पार्टी बनी बीजेपी। 1990 के रथ यात्रा ने बीजेपी को राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाई। लालकृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने। सरकार 13 दिन ही चली। पार्टी इन 13 दिनों में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल रही। हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1998 में एक बार फिर वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इस बार भी गठबंधन की सरकार लंबी नहीं चली। 1999 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकार चलाई। लेकिन 2004 में बीजेपी लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापस नहीं आ पाई। उसकी लोकप्रियता हालांकि बनी रही और पार्टी का जो जनाधार बना था वो भी तटस्थ बना रहा। जनसंघ और भाजपा के विचारधारा से और तैयार होकर इतना दूर आए हैं। दुनिया को नेतृत्व देने का उनका क्षमता है, दुनिया भी मानती है। तो देश को इस प्रकार प्रधानमंत्री देना, बाकी देश की जो भी हो रही है, चाहे हथियार हो, चाहे महाकाश यान हो, वहाँ सैटेलाइट और नीचे जमीन के नीचे तक के जहाँ भी आज दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सब भाजपा के चलते हुआ है। इसलिए भाजपा ने देश को बहुत कुछ दिया है और हमारे जैसा हजारों लाखों कार्यकर्ता दिया है जो देश के लिए हमेशा दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भीतर गंभीर आत्मनिरीक्षण चल रहा था। बीजेपी के लिए आरएसएस को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो जनसंघ की विचारधाराओं और संकल्पों को अपनाते हुए देश को नई दिशा देने का काम कर सके। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपनी संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमता का लगातार परिचय दे रहे थे। इसी के तहत 2014 के चुनाव में
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें पेश किया गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लोकसभा के नतीजों को पूरी तरह से बीजेपी के हक में ला दिया। बीजेपी का स्वर्णिम काल। 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। कांग्रेस अपने पतन की पटकथा खुद ही लिख चुकी थी। बीजेपी को एक करिश्माई चेहरे की तलाश थी और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये अच्छे दिन की शुरुआत थी। उनके करिश्माई व्यक्तित्व का ही असर था कि बीजेपी 282 सीटें जीतने में सफल रही। इस चुनाव को मोदी लहर नाम दिया गया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और गठबंधन की सरकार को चलाते हुए इन्होंने देश हित में वो फैसले भी लिए जिसको लेकर गठबंधन में सहमति नहीं थी। इसके बावजूद इन्होंने सरकार गिरने की कभी कोई परवाह नहीं की। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता के तौर पर सामने आए। सर्वसम्मति से वो देश के प्रधानमंत्री बने। गठबंधन की सरकार के तमाम विरोधाभासों को इन्होंने खत्म किया। उन योजनाओं को लागू किया जो जन कल्याण के लिए जरूरी थे। उनकी नेतृत्व क्षमता को देश ने स्वीकार किया और बीजेपी का जनाधार बढ़ता चला गया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई और वो आज भी बरकरार है। जन कल्याणकारी योजनाएं। देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन धन योजना की शुरुआत की। इसके तहत 31 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खोले गए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों को गैस चूल्हा मुहैया कराने के लिए उज्ज्वला योजना का आगाज किया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया कराए गए। करीब 3 करोड़ लोगों को लकड़ी के चूल्हों पर खाना पकाने से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाई गई। ये वो योजनाएं थीं जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री के तौर पर एक नई पहचान दी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, देशवासियों के हित में काम कर रहे हैं, देश को और देशवासियों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में देश का बोलबाला है और उसकी बहुत बड़ी इस कामयाबी के लिए जो है उसका बहुत बड़ा योगदान जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और दुनिया को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का की जिम्मेदारी जो आदरणीय अमित शाह जी ने ली थी, उन्होंने इस सपना को, सारे कार्यकर्ताओं के सपनों को कहीं ना कहीं पूरे तौर पे खरे उतरे उस पर। और जो जिस तरह से अभियान चला था, आज 20-22 करोड़ लोग हैं। जब आने वाले दिनों में हमको लगता है अगले साल तक ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स होंगे 35-40 करोड़ मेंबर्स होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये इनकी लोकप्रियता का ही असर था कि बीजेपी 303 सीटों पर चुनाव जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित की। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा गूंजता रहा। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है, 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। इसलिए 6 से लेके 14 तक हम इसको समरसता दिवस के रूप में सर्व समाज के अंदर में जाना, उनसे चर्चाएं करना, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना और उनके लिए हमने जो जो की है वो भी बताएंगे। और साथ साथ जो, क्योंकि काम की कोई सीमा नहीं होती, उसके कभी फुल स्टॉप नहीं लगता है और उनके बीच की जो भी बातें होंगे वो संगठन उस प्रकार से आगे बढ़े, इसकी सबकी जानकारी लेन देन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन पूरे देश के लिए होगा और देश के सभी कार्यालयों पे ध्वजारोहण होगा। और यहाँ पर हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है, जो नए हॉल का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम रहेगा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ उपस्थित रहेंगे और पूरा देश वहीं से ही उनको सुनेगा। देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति को नई दिशा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान अतुलनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी को नई ऊंचाई देने के साथ ही देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के महत्वपूर्ण नेताओं में शुमार किए जाते हैं। भारत को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले संगठन G20 की अध्यक्षता मिलना इसकी पुष्टि है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही करिश्मा है कि
कि 70 वर्षों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस को अपनी जमीन नजर आ रही है। वो राज्य स्तरीय पार्टी में सिकुड़ती जा रही है। रीजनल पार्टियां पूरी तरह से दम तोड़ चुकी हैं और केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों में बीजेपी का पताका लहरा रहा है। केंद्र की राजनीति की धुरी बन चुकी है बीजेपी। वहीं राज्य स्तर पर भी बीजेपी की स्थिति साल दर साल मजबूत बन रही है। 1981 में बीजेपी के पास कुल विधायकों की संख्या महज 148 थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी कैसे हमें अपने देश के दोस्त के साथ हमारा क्या व्यवहार होगा और दुश्मन के साथ भी हमारा क्या व्यवहार होगा, वह भी आपने पहली बार देश के नेतृत्व की क्षमता के माध्यम से आपने देखा है। बीजेपी का यह स्वर्णिम काल है। देश की आकांक्षा है बीजेपी, देश की उम्मीद है बीजेपी। केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर इसको साबित भी कर रही है। जन जन की बीजेपी के इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।